हेलो ऑडियंस, दिस इज मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला फ्रॉम मिर्चावालाज़ हब ऑफ अकाउंटेंसी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई मैं तो खुद 365 दिन का मजदूर हूँ, तो चाहे टूरिज्म पे भी होता हूँ तब भी काम कर रहा होता हूँ, संडे भी काम कर रहा होता हूँ, तो काम तो चल रहा होता है। तो आज हमारे यहाँ हमारे एक बड़े अजीज़ दोस्त एक गेस्ट आए, तो मैंने कहा यार जब तुम प्रॉपर्टी मार्केट के किंग हो तो यार पब्लिक को फिर प्रॉपर्टी मार्केट सिखानी, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाना लोगों में मस्ट है। यानी मैं अक्सर देखता हूँ पाकिस्तान में इसका बहुत फुकदान है, यानी बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे स्कैम्स होते हैं, कितने लोग डीएम कर रहे होते हैं कि यार हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। तो भाई एक बार ये चीज़ें सीख लो, ये इल्म हासिल कर लो। तो मुबीन भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। और आपने आज लोगों को सिखाना है जो आपके अंदर जो अंदर आपके खजाना भरा हुआ है ना, वो पब्लिक को आज आपने देना है। हाँ, पूछें जो आपके जहन में सवाल हैं, दिल में सवाल हैं, पूछें, सबके जवाब देंगे आज। देखें, एक चीज़ तो मैं हमेशा बोलता हूँ, ये बहुत अहम मैसेज मैं दे रहा हूँ कि मैं हर एक से कहता हूँ कि इंडिविजुअल से काम करने से बेहतर है इदारे से काम करना। तो इसी तरह मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि मुबीन ने अपना एडवाइजर एसोसिएट के नाम से पूरा निज़ाम, पूरा सिस्टम बनाया। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक अकेला आदमी काम कर रहा है, ये एक पूरी टीम, पूरा निज़ाम, पूरा सिस्टम काम कर रहा है। आप इस पे क्या बात करोगे? बेसिकली हमारे जो काम में ना पैसा बहुत ज़्यादा है। एग्री। एक जो टिकट साइज है ना, वही करोड़ों में। करोड़ों में, एग्री। हम ना कोई टी शर्ट बेच रहे हैं, ना हम कोई एक वॉच बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी मिनिमम भी अगर पाकिस्तान में देखी जाए, अच्छी प्रॉपर्टी रीजनेबल, वो 1.5 से 2 करोड़ की आती है। अब के हिसाब से तो यही इतना ही है ना तकरीबन। और रीजनेबल प्रॉपर्टी जिसमें बंदा एक छोटा सा कपल रह सकता है। तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, आपकी मार्केट में फेस वैल्यू बहुत अच्छी होनी चाहिए, पीछे आपका बैकग्राउंड भी ठीक ठाक होना चाहिए, जो एक चलते हुए आ रहा हो। राइट नाउ थोड़ा सा चैलेंज लोगों को ये आ रहा है कि मार्केट में कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं जो कि जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया है, पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, और वो कस्टमर्स को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, इस तरीके से उनके साथ डील कर रहे हैं जो कि अनरियलिस्टिक होती है। जैसे हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में कोई प्रॉपर्टी लेने आएगा तो हमारे पास उसकी पूरी वर्किंग होती है। हमें पता होता है कि यार ये कौन सा डेवलपर कैसा है, कौन सा डेवलपर कैसा है, किस डेवलपर की मार्केट में अच्छी रेपो नहीं है, ये सब हमें पता होता है, क्योंकि हम एज अ कंपनी काम कर रहे होते हैं। हमारे पास तकरीबन 20 से 25 लोगों का स्टाफ है, ठीक है ना, और हर किसी का एक्सपीरियंस है, जो कि मिलके एक ठीक ठाक बनता है ना एक सिस्टम। एक बंदा इंडिविजुअल है, वो एक ही प्रोजेक्ट या 2 प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, और आपको अगर वो बंदा मिल गया और उसने आपको ज़रा सी भी उसके हवाले से कोई एक वो कहते हैं ना कि एक ऑफ़र दे दी, लेट सपोज ऑफर्स इस तरीके से वो दे सकता है कि मैं आपको पेमेंट प्लान में बहुत ज़बरदस्त करवा दूंगा, मेरी बिल्डर से ये सलाम दुआ है, ये बातचीत है, मैं आपसे कमीशन भी नहीं लूँगा, ठीक है ना, मैं आपको इस तरह का कुछ, वो आपको ना वो करता है ना, टेम्पटेशन दिखाता है थोड़ी, और आप फिर टेम्प्ट हो जाते हो। उसमें होता क्या है कि आप फ्यूचर नहीं देखते, आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, हमारे काम में पैसा है बट इसमें रिस्क भी बहुत बड़ा है। और स्टार्ट में अगर आप 4-5 लाख 2 लाख बचाने के चक्कर में 2.5 से 3 करोड़ की प्रॉपर्टी गलत जगह पे ले लोगे, तो आपको 15 से 20 साल उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और वाकई अब तो प्रॉपर्टी लेते हुए देखें, प्रॉपर्टी मार्केट एक वो जगह है, मैं हमेशा बोलता हूँ, जिसमें ब्लैक मनी पार्क होता है। हाँ, साफ बात है, आज भी पार्क हो जाता है। जबकि स्टॉक मार्केट में आपके पास 100% वाइट होना चाहिए, तभी इन्वेस्ट करोगे। म्यूचुअल फंड में भी यही है, बाकी सब जगह यही है। हाँ। लेकिन प्रॉपर्टी मार्केट में ब्लैक पैसा पार्क होता है। तो गवर्नमेंट भी इतनी चालाक है, उन्होंने इस पे टैक्सेस ऐसे रख दिए हैं। हाँ। ये कॉस्ट, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये फलाना ट्रांजैक्शन कॉस्ट। हाँ। इस वजह से इतनी सारी कॉस्ट होती है कि आपने एक बार वो डिसीजन ले लिया तो अब वापस से रिवर्स करना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि आप सोचो ना, अगर कई बार 5-6% की या 7% की कॉस्ट लग गई इनिशियली, तो इसका मतलब आप सेम डे में -7% पे तो आ गए। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब आपको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग चीज। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा मसला है प्रॉपर्टी मार्केट में, मैंने इसमें पास में वीडियोस भी बनाई है, कि मेरा तो मानना ये है कि जैसे फॉरेन कंट्रीज में ब्रोकर को या प्रॉपर्टी रियल्टर को एक कोर्स करना पड़ता है, या उसको एक लाइसेंस लेना पड़ता है, और उस लाइसेंस में उसकी सारी नॉलेज होती है। यूएस वगैरह में जब उनकी कोई डील वगैरह होती थी, मैं बैठता था उसमें, तो वो रियल्टर एक एक बारीकी ऐसी देखता था ना, नहीं हमने कभी सोचा भी नहीं, वो एक एक चीज़ देखता था। जबकि मैंने अभी मेरे फ्रेंड ने यहाँ एक प्रॉपर्टी ली थी, मुझे याद है अभी रिसेंटली डिफेंस में ही ली थी, तो मैं उस डील में ऐसे ही उसको हेल्प करता था, क्योंकि फाइनेंस की नॉलेज है। तो मैं देख रहा था जो बीच में ब्रोकर था ना, उसको टैक्स की कुछ भी नॉलेज नहीं थी। आप समझ लें 25-30 करोड़ की प्रॉपर्टी की डील करा रहा है, कुछ भी टैक्स की नॉलेज नहीं थी। उसको ये तक नहीं पता था कि कितना अमाउंट वाइट होगा, कितना अनऑफिशियल होगा, क्या होगा, और सामने वाली पार्टी खेल रही थी।
हाँ। यानी सामने वाली पार्टी जानबूझ के ज्यादा वाइट मनी डिमांड कर रही थी, जबकि उसकी इतनी जरूरत नहीं थी यहाँ। बिल्कुल। तो बाद में उसने जब मेरे से पूछा तो मैंने बता दिया कि एक्चुअल रेट क्या है, क्योंकि डेफिनेटली वो सब मार्केट इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने फिर उस बीच में जो ब्रोकर था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तुम्हें ये चीज़ पता है, जब मैंने उसको थोड़ा इंटरव्यू लिया ना, तो उसने अपने आप को कैसे सरेंडर किया बताऊँ, बोला मैं मैट्रिक पास भी नहीं। और वो बंदा बोल क्या रहा था, हर बात पे एक ही बात बोलता था, आप कर लो यार मेरी गारंटी है। ये बंदा एक बाइक पे आ रहा है और ये 30 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की डील करा रहा है और बोल क्या रहा है, मेरी गारंटी है। यार आप सोचो ना, गारंटियां तो यहाँ बहुत इजीली बिकती हैं। तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये इंडस्ट्री भी थोड़ी रेगुलेट होनी चाहिए, इससे पब्लिक का बेनिफिट होगा। यानी एक थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, कुछ एजुकेशन होनी चाहिए, कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, कोई रूल्स होने चाहिए जो रियल एस्टेट एजेंट्स पे भी अप्लाई हो। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि रियल एस्टेट के भी है ना कुछ टूल्स होते हैं ना, जो आप वही वाली बात, मैट्रिक पास बंदे को आप कितना ही सिखा दोगे, ठीक है ना। एक बेसिक नॉलेज भी इंसान को पढ़े लिखे को ही आती है, जिसको एटलीस्ट कोई ग्रेजुएशन हो, कोई MBA होता है। अब हमारा क्राइटेरिया भी यही होता है कि हम भी है ना, जब किसी को हायर करते हैं ना, तो हम उसकी मार्केटिंग स्किल्स देखते हैं, उसकी सेल्स की स्किल्स देखते हैं, उसकी पढ़ाई देखते हैं कि उसने कहाँ तक पढ़ाई की भी, अकाउंट्स की नॉलेज देखते हैं कि वो अकाउंट में कितना है, क्योंकि नंबर्स का गेम है ना सारा। बिल्कुल। मिनिमम जो पढ़ा लिखा बंदा एटलीस्ट इस काम में भी ग्रेजुएशन तो होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि नॉर्मली लोग है ना, कुछ लोगों की मैंने वीडियोस देखी है, कहते हैं प्रॉपर्टी का काम करने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपको बेचना आना चाहिए। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। गलत है, बिल्कुल गलत है। आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। और अब तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कितने ऐसे MBAs हैं, कितने ACCA क्वालिफाइड है, ये इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी डिफरेंट बिजनेसेस में आ रहे हैं। यहाँ पर मैं एक बड़ी अहम बात बताता हूँ, इस पर मैंने पास में एक वीडियो भी बनाई थी कि हम जब US में, मैंने एक बार एक प्रॉपर्टी रेंट पे देते हुए अपने नजरों नजर देखी और उसका रेंटल एग्रीमेंट मैंने देखा, मैं शेयर करूंगा आपके साथ। वो कई 50 पेजेस का कोई रेंटल एग्रीमेंट था और उसके अंदर इतनी बारीकियां थी, एक एक बारीकी के उस घर में कितने लोग आके एट अ टाइम रह सकते हैं। जरा ये बहुत बड़ा इल्मी मसला बता रहा हूँ भाई। आप सोचो, ये मेरा अगर लेटेस्ट से 666 गज का घर है, रहने को 50 भी रह सकते हैं। अगर मैं यहाँ 50 लोगों को अलाउ कर दूं और चारों तरफ गाड़ियां खड़ी कर दूं, और यार इस एरिया की तो ऐसी तैसी हो जाएगी। तो इसका मतलब इसके ऊपर लॉ होना चाहिए, और इस पे लॉ है, US वगैरह में लॉ है। बल्कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान में एक मेडिसिन कंपनी ने एक बड़ी अच्छी वो मेडिसिन लॉन्च की थी, पैरासिटामोल, याद है आप लोगों को? और उस पर शेयर बना हुआ होता था। उसके ओनर ने खुद एक सेशन में किस्सा सुनाया था। तो बोला हम लोगों ने हमारी वो मेडिसिन बहुत हिट हो गई। तो बोला गांव देहातों में लोगों ने क्या करा बताऊं, वहाँ एक आम आदमी तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि उसको पूरा नाम याद रहेगा पैरासिटामोल का, तो बस वो आके बोलते थे शेर वाली गोली दे दो। क्या बोलते थे? शेर वाली गोली। तो लोगों ने अपनी शेर वाली गोलियां निकाल ली। तो बोला हमारी ऐसी तैसी हो गई यार, हमारा इतना बड़ा ब्रांड और उसके सामने कंपटीशन में क्या, एक शेर वाली गोली। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि यहाँ कॉपीराइट्स और इन चीज़ों का प्रोटेक्शन नहीं है। तो मेरा अपना पर्सनल ये व्यू है कि इन चीज़ों पे लॉस भी बनने चाहिए। ब्रोकर और रियल्टर ऐसा हो जो क्लाइंट की फेवर में बात करे, यानी आपसे जब वो ब्रोकरेज ले रहा है ना, तो वो ये सारी चीजें भी करे। ऐसे ही आप क्या कहते हो इस बारे में? बिल्कुल राइट पॉइंट है, क्योंकि इसका रीजन मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूँ। मैंने एक टीम रखी हुई है घर दिखाने वाली। वेरी गुड। मैं खुद नहीं दिखाता। ये आपका काम ही नहीं है भाई, आप CEO। अगर CEO हर छोटे छोटे कामों में लगेगा तो वो अपनी स्ट्रेटेजिक काम कैसे करेगा? एग्जैक्टली ऐसे ही। तो मेरा काम क्या है कि मैं क्लोजर हूँ, ठीक है। जब पूरा काम वो लड़का करके आता है, घर दिखा के आते हैं, और फाइनली उसको समझ आता है, तो वो जो कस्टमर होता है वो मेरे पास आके मशवरा करता है। मैं किस तरह क्लोजिंग करता हूँ, मैं उसको एक मशवरा दे देता हूँ, बिल्कुल राइट। हाँ, अभी रिसेंट केस में ऐसा भी हुआ है कि मेरा एक ब्रोकर था, उसने उसको 4 प्रॉपर्टियाँ दिखाई और उसमें उसको वो प्रॉपर्टी पसंद आई जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे उसका बैकग्राउंड पता था कि इसके पीछे क्या झोल है, ठीक है ना, हमारी जबान में कहते हैं झोल। और पूरा पक्का था वो क्लाइंट, मतलब कि मेरा ब्रोकर मुझे ऐसे देख रहा है जब मैं उसको मना कर रहा हूँ कस्टमर को, क्योंकि जाहिर सी बात है कमीशन होता है। मैंने इसको बोला कि आप इसमें नहीं, आपको मैं मशवरा ये दूंगा, आप इसमें कर लो। हालांकि वो प्रॉपर्टी थोड़ी महंगी थी, बट मुझे इसलिए उस पर बिलीव था क्योंकि मुझे पता था कि वो बिल्डर कैसा है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, क्या बैकग्राउंड है, सारी स्टोरी मुझे पता थी। उसके बारे में नहीं पता थी, और वो क्लाइंट को बहुत ज़्यादा ही पसंद आ चुका था। उसको डेवलपर ने भी बहुत ज़्यादा मनाया था और मेरे ब्रोकर ने भी उस पर काम किया था। बट जाहिर सी बात, एक सीनियर बंदे की फिर वहीं तो ज़रूरत पड़ती ना। मेरे पास लोग आते ही इस वजह से, क्योंकि मैं कमीशन तो देखता ही नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ कि यार ये बंदा आज मेरे पास बैठा हुआ है ना, तो ये बंदा 10-15 साल 20 साल तक मेरे पास ही बैठा रहेगा, और आप उससे बाद में कमा लोगे, लॉन्ग बाद में कमा लूंगा। और अगर ये आज वो प्रॉपर्टी इसको पसंद आई है, वो प्रॉपर्टी इसको महंगी लग रही है, वो नहीं लेता तो ना ले, बट एटलीस्ट मैं उसका लॉस नहीं कराऊंगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल है। आपको पता है पाकिस्तान में लोग इन्वेस्ट करते हैं
कई लोगों के पास अप फ्रंट एक साथ इतने सारे पैसे नहीं होते, तो वो बुकिंग में जाते हैं, सीधी बात है। ऑफ प्लान में, ऑफ प्लान में आप तोड़ के सबमिट कराते हो। तो आप क्या कहते हो कि ऑफ प्लान इज बेटर, क्योंकि ऑफ प्लान में एक रिस्क होता है, कच्ची रसीदें चल रही होती हैं, सीधी बात है। ऑफ प्लान बेटर है या आप डायरेक्ट वन शॉट पे करके अपनी प्रॉपर्टी खरीद लो, वो बेटर है? मेरे हिसाब से बेटर तो वही है जो डायरेक्ट पैसे दो प्रॉपर्टी ले लो, उसमें लीगली आप प्रोटेक्टेड होते हो, लीगली प्रोटेक्टेड होते हैं उसमें। बट ये हो नहीं सकता क्योंकि हर इंसान की इतनी ताकत नहीं होती कि 2-3 करोड़ रुपए उसके ऊपर पड़े हों और वो प्रॉपर्टी ले ले। एग्री। तो ऑफ प्लान स्टार्ट ही इस तरह होता है और लोग इसीलिए उस पर काम करते हैं। जैसे दुबई की मार्केट ऑफ प्लान की कितनी बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट। उसमें सिर्फ वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने ये रखी होती है कि 50% आपको देना है ऑन द टाइम ऑफ पोजीशन और 50% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देना है। यहाँ पे एक चैलेंज ये होता है लोगों को कि आपका सिर्फ 10% पोजीशन पे होता है और 90% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देना होता है। तो ऑफ प्लान पे इजी ये होता है कि लोग 10% 15% डाउन पेमेंट करके मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू दे सकते हैं ताकि वो प्रॉपर्टी एटलीस्ट बना लें। तो मेरा मशवरा ये है कि एटलीस्ट प्रॉपर्टी। और इसमें मैं एक ये भी पॉइंट ऐड करूंगा कि भाई बिल्डर को पहले चेक करो। एग्जैक्टली। अब क्या ऑफ प्लान में क्या होता है कि कितने हमारे पाकिस्तान में ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें स्टे लगे हुए हैं, ठीक है, ये ऑफ प्लान वाले प्रोजेक्ट थे जिन्होंने बिल्डर ने लोगों से पैसे लिए। अच्छा, वहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, लोग गलती ये करते हैं कि रिसर्च पक्की नहीं करते। अब देखें सोशल मीडिया का दौर है और आजकल आपको सब चीज़ें पता चल जाती है सोशल मीडिया से कि यार ये बिल्डर कौन है, इसका क्या बैकग्राउंड है, इसने कितनी चीज़ें डिलीवर की हैं, इसका क्या अभी ऑन गोइंग प्रोग्रेस क्या है इसकी। इसके बाद आपका आता है कंसल्टेंट। जैसे हम हैं कंसल्टेंट, अब लेट्स सपोज एक डेवलपर है, उसने ज़बरदस्त वीडियोस बना रहा है सोशल मीडिया पे, ब्रोशर भी बहुत अच्छे बना रहा है वो, ठीक है ना, सब चीज़ें ऐसी चमका के दे रहा है और बड़ी जो आर्किटेक्चर वाली कंपनी होती है उससे सारा कुछ करवा रहा है। बैकग्राउंड स्टोरी जो होती है वो नेटवर्किंग जिसकी अच्छी होती है, जिनका ब्रोकर्स की फील्ड में, बिल्डर्स की फील्ड में उतना बैठना होता है, उसको पता होता है। तो उस वक्त आपको काम आता है कंसल्टेंट। लोग डायरेक्ट बिल्डर से बहुत सी चीज़ें ले लेते हैं और मैंने ऐसे बहुत से अपने जानने वाले देखे हैं जो बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने बिल्डर के साथ इन्वेस्टमेंट की थी, बिल्डर से डायरेक्ट हो गए वो, ठीक है। पहला प्रोजेक्ट लिया, मज़ा आया, दूसरा मज़ा आया, तीसरे प्रोजेक्ट में बिल्डर ने उससे 20 करोड़ रुपये पकड़ लिया और वो 20 करोड़ रुपये 15 साल से फंसे हुए। समझ गया। समझ होता है हमारे साथ, ऐसा बहुत होता है कि हमारा एक क्लाइंट है, उसके बिल्डर के पास लेके गए, नेक्स्ट टाइम वो बिल्डर के पास डायरेक्ट चले गए, 2 लाख रुपये कमीशन बचाने के चक्कर में। आज कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, बैकग्राउंड स्टोरी ना पता होने की वजह से वो 15 साल 14 साल से लोग पैसे फंसा के बैठे हुए हैं और कितने बिल्डर यहाँ से। अच्छा, मैं यहाँ पर मेरे जहन में एक सवाल आया क्योंकि अब हमारे यंगस्टर्स ऐसे भी हैं, अब इतने नए प्रोफेशंस आ रहे हैं, तो उसमें कितने लोग प्रॉपर्टी मार्केट पाकिस्तान में बहुत चलती है, मैंने कहा ना, क्योंकि पाकिस्तान में अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बहुत बड़ी है, ब्लैक पैसा ही है मेजॉरिटी का, और वो ब्लैक पैसा लगता है प्रॉपर्टी में, इसका मतलब प्रॉपर्टी मार्केट तो चलती है। तो प्रॉपर्टी मार्केट चलेगी तो ब्रोकर्स भी कमाएंगे और स्टेट एजेंट और ये सारे रियल्टर्स भी कमाएंगे। तो एक नए बिगिनर के लिए कैसा प्रोफेशन है कि वो ये स्टेट एजेंसी और रियल्टर के काम में आए और किस तरह वो ग्रो, यानी आप कैसे ग्रो हुए और आप अपना जर्नी इसमें शेयर करो। भाई मैं अगर कहता हूँ कि आपके अंदर अगर सब्र है ना और आपके अंदर मतलब कि मेहनत करने का जज्बा है, तो इससे बेहतर काम मुझे अभी कोई नहीं लगता प्रॉपर्टी के काम के अलावा। इसका रीज़न ये है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से काम करते हो और है ना लोगों के लिए करना चाहते हो कुछ ना, तो आप उस पर ना वर्किंग करो ज़बरदस्त। ये प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें अब है ना बड़ी जिद्दत आ रही है ना, ये वो वाला ब्रोकरी वाला काम रहा नहीं है। अब इसमें भी बड़े पढ़े लिखे लोग आ गए हैं। आपने जैसे यूएस की मार्केट की बात की, आपने कहा कि रेंटल एग्रीमेंट 50 पेज का था, तो वो रेंटल एग्रीमेंट किसी ब्रोकर ने नहीं बनाया होगा, एक पढ़े लिखे बच्चे ने बनाया होगा, पढ़े लिखे बंदे ने बनाया होगा ना। इसी तरह पाकिस्तान में जिस तरह इमार में काम हो रहा है, जिस तरह डीच में काम हो रहा है, इसी तरह अब ये चीज़ बढ़ते हुए शहर के अंदर आ रही है, तो इसमें स्कोप बहुत है। अब इसमें मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ ऐड करता हूँ, मैं फाइनेंस की फील्ड है ना, अब अगर एक बंदा जो स्टेट एजेंट है, अगर उसको फाइनेंस की और टैक्स की नॉलेज है, वो अपने क्लाइंट को बहुत सारी चीज़ें गाइड कर सकता है कि भाई तुम्हें किस तरह वाइट मनी अरेंज करना है, बल्कि वाइट मनी अरेंज करने की टेक्निक भी बता सकता है उसको। 10 किस्म के तरीके हैं कि किस तरह आपने वाइट मनी अरेंज करना है, किस टाइम क्या पेमेंट करनी है, क्या डिस्क्लोजर देना है, क्या करना है, डिपार्टमेंट में क्या बोलना है। तो ये अगर आप क्वालिफाइड हो तो आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को। एग्जैक्टली। पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है बट उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको टैक्स के हवाले से कुछ पता नहीं होता, तो वो ऐसे लोग ढूंढ रहे होते हैं कि वन विंडो सोल्यूशन मिल जाए, हमारे पास एक जगह हम जाएं, एक इदारे में जाएं, वहाँ से हमारा सारा काम हो जाए। अब जैसे हमारा इदारा है, हमारी कंपनी है, हम सिर्फ बेचते नहीं हैं, हम उसको सेल करवाने के बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी पेमेंट प्लान, कभी कभी लोगों के पास है ना कैश फ्लो का मसला आ जाता है, वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता, तो हम मीडिएटर होते हैं बिल्डर से। हमने 20 फ्लैट बेचे हुए होते हैं, ठीक है, तो हम 2-3 फ्लैट्स वालों के लिए, 2-3 क्लाइंट्स के लिए बिल्डर से लेवरेज ले लेते हैं कि यार इस मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट याद आया, अचानक से आया तो बीच में, आप सॉरी आपको
इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखें सर, ये मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ, एक बहुत अहम मसला जो मैं देखता हूँ कि देखो यार, जब आप एक अच्छा ब्रोकर हायर करते हो, आप उसको ब्रोकरी दे रहे हो प्रॉपर सही तरह, तो मुझे लगता है कि उसका असल काम सिर्फ ये नहीं था कि बस वो आपसे विजिट करा रहा है। यार विजिट तो बच्चा भी करा सकता है, साफ बात। सही बात भाई असल गेम ये है कि जब डील एग्जीक्यूट हो रही है, उसके मसाइल, उसकी बारीकियां, डिटेल्स में वो जाए। आजकल जो घर बन रहे हैं, आप जरा डिफेंस के घर तो देखो, आजकल 1000 गज का घर भी 60-70 करोड़ का हो गया है, इतना महंगा घर है। तो भाई अब आप उतना महंगा एक एक चीज उसमें ऐसी हैवी ड्यूटी लगी हुई है, और वो कई बार घर बने हुए होते हैं 2 साल पहले, और डिफेंस की आपको पता है हवा भी कैसी है। तो भाई ब्रोकर की मेरी नज़र में जो अच्छे ब्रोकर हैं मैंने देखा है, वो एक एक चीज डिटेल में चेक करते हैं, एक एक टैप चेक करते हैं, एक एक वाटर लीकेजेस चेक करते हैं, सब चेक करके आपको बोलते हैं भाई कोई मसला नहीं है। और अगर कोई मसला है तो वो कुछ अमाउंट रोकते हैं कि भाई आप पहले वो सही करा के देगा तब वो अमाउंट रिलीज करना। तो आप क्या कहते हो इस बारे में, ब्रोकर का क्या ड्यूटीज है, क्या रोल है? बट बहुत रेयर केसेस में आपने ऐसे ब्रोकर देखे होंगे। हाँ, सीधी बात है। हाँ, ऐसे ब्रोकर नहीं करते। हालांकि ये इसको कहते हैं स्नैगिंग ना, बिफोर डिलीवरी, बिफोर पोजीशन। तो उसमें क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में है कि भाई अगर कोई पोजीशन मिल रहा है ना आपको, जैसे डेवलपर्स कोई चीज़ डिलीवर कर रहे हैं आपको, तो उससे पहले जो अच्छा ब्रोकर होता है, जो कि यहाँ पे कम है थोड़े ना, रेयर केसेस में इस तरह के लोग होते हैं, तो वो स्नैगिंग करते हैं पूरे घर की, एक एक चीज़ देखते हैं। कहीं कलर उखड़ा हुआ है तो वो कलर दोबारा कलर करवाते हैं, बिल्डर को बोलते हैं कि हमें इसमें कलर चाहिए, हमें जो अपना कस्टमर है उसको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ देनी है। कोई नल अगर टूटा हुआ है या कहीं का शीशा टूटा हुआ है, हर चीज़ उसका काम होता है चेक करना। उस पर तो मैं बिल्कुल सेकंड करता हूँ इस चीज़ में, क्योंकि अच्छे ब्रोकर की पहचान इसी तरह होती है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको है ना पता चलता है कि ये कितना प्रोफेशनल है, ये कितना मेरे साथ मुखलिस है। अच्छा, यहाँ पर मैं ऑडियंस के लिए एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया में यानी सोशल मीडिया के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। हम में से सब लोग बहुत अर्न कर रहे हैं। ऐसे बिजनेस मॉडल अब डेवलप हो गए जिसका आज से 20-25 साल पहले सोचा भी नहीं था किसी ने। वो चीज़ों, घर बैठे लोग काम कर रहे हैं, सब कमा रहे हैं, सब अच्छा है। लेकिन सोशल मीडिया का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा आ रही है कि आप उसको सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यार इसमें आप क्या कहते हो, किस तरह एक आम आदमी, किस तरह, मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा, छांटे कि कौन सी प्रोजेक्ट रियल है और कौन सा फेक है? पास्ट रिकॉर्ड। पास्ट रिकॉर्ड, बेहतरीन। कोई बंदा है बहुत लेजेंड है, बहुत ज़बरदस्त है, बट वो पहला प्रोजेक्ट बना रहा है, तो हम लोग है ना उस बंदे की बैकग्राउंड चेक करते हैं कि वो किस इंडस्ट्री से आया है, ये भी हम चेक करते हैं। लेट सपोज अगर कोई बंदा बिजनेसमैन है, ठीक है ना, जैसे आप बिजनेसमैन हैं, आपकी फील्ड है एक अकाउंटेंसी की, नहीं, आपने उसमें अच्छी इज्जत बनाई है अपनी, ठीक है। अब आप अगर प्रॉपर्टी की फील्ड में आ जाते हो तो आपको 100% आपका माइंड में वो चीज़ होगी कि यार मैं अपनी इज्जत खराब नहीं करूँ। बिल्कुल, ये जो चीज़ मैंने एक प्रॉपर करते हुए आ रहा हूँ, एक चीज़ को मैं लेगेसी मेंटेन करते हुए आ रहा हूँ, तो मैं अगर प्रॉपर्टी के काम में आऊँ या बिजनेस इस काम में, कंस्ट्रक्शन के काम में आऊँ, तो मैं अपनी वो चीज़ ना इस काम की वजह से खराब ना करूँ। तो आप क्या करोगे, आप पहला प्रोजेक्ट बनाओगे, और वो ऐसा प्रोजेक्ट बनाओगे आप कि जिसकी वजह से आपके आगे वाले प्रोजेक्ट बिकेंगे। पहले तो बेस्ट ये है कि आप पास्ट रिकॉर्ड देखो, जो बिल्डर कंसेक्यूटिवली बनाते जा रहे हैं उसको देख लो। और अगर कोई नया बिल्डर है, क्योंकि लोग ऐसे हैं भाई, कितने नए बिल्डर्स आते हैं और छा जाते हैं। जब मुझे एक बहुत ज़बरदस्त किस्सा याद आ गया, योर ऑडियंस विल लव इट। देखें, ब्रोकर फेयर होना चाहिए। हाँ। और फेयर होने के लिए जब वो अपने क्लाइंट के साथ डील करवा रहा है ना, तो पेमेंट टर्म्स ऐसी होनी चाहिए। पेमेंट टर्म्स बहुत अहम है, क्योंकि पेमेंट टर्म से पता लग जाता है बाद में ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी नहीं होगी। मेरा एक दोस्त था, उसको एक बार एक प्रॉपर्टी बाय करनी थी किसी डील में, तो वो बिल्डिंग बन रही थी अभी, यानी ऑफ प्लान था, और करीब उस वक्त की बात कर रहा हूँ, वो 1.5 करोड़ रुपए का कोई फ्लैट था या पोर्शन था, 1.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। और जो बेचारा सेलर था ना, जो बिल्डर वगैरह सेलर, वो उस वक्त जरा मजबूरी में थे, और डील ऐसी 1-1.5 घंटा बैठे थे हम लोग, और ऐसे लेवल पे आ गई थी डील कि ब्रोकर ने बायर की साइड ले ली। कैसी साइड ली? ब्रोकर ने बायर को बोला कि हाँ यार आप ये 1.5 करोड़ में खरीद लो, बस 1 लाख रुपए का बयाना दे दो। यानी पूरी डील, बयाना भी और एडवांस सब कुछ 1 लाख ही था। यानी 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी उस बेचारे की बुक करवा दी। सिर्फ कितना? 1 लाख, और बोला बाकी 3 महीने बाद अब 1 करोड़ 49 लाख रुपीस दे देना। सही है। अब सोचो 1 लाख रुपए 1.5 करोड़ की डील में 1% से भी कम है। कितना अनफेयर डील थी। अब 3 महीने जैसे ही गुजरे, पेमेंट का टाइम आया, तो अब बिल्डर क्या सोच रहा था, यहाँ से 149 लूंगा और आगे घुमा दूंगा, आगे दे दूंगा। बिल्डर ने आगे कमिट कर लिया था। सही है। अचानक से इसके हालात खराब हो गए, तो इसको कॉल आई, हाँ यार आपकी 3 दिन बाद, आपकी 1 हफ्ते बाद पेमेंट है। इसने क्या बोला, बोला मेरे पास तो पैसे ही नहीं। तो उन्होंने कहा यार आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसने आगे से बोला क्या कर लोगे आप? बोला आपका बयाना खा जाएंगे। बोला खा जाओ, चवन्नी तो है। 1.5 करोड़ के सामने 1 लाख रुपए इज्जत चवन्नी। तो उसूल ये है कि भाई जब डील करानी है तो पहले ही इतना अमाउंट लेके सामने वाले को ब्लॉक तो करो।
आपकी जिंदगी में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन, कोई डील, मैंने तो अपना आपको रियल सुनाया। हाँ, बट इसमें मेरे साथ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं बड़ा कैलकुलेटेड चलता हूँ। इससे पहले फाइनेंस का ही था मैं भी, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके ना मैं बड़ा इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने काम में कि हमेशा रिस्क वही लो जिसको मैनेज कर सको। लेट्स सपोज इस बंदे की जगह मैं होता तो मैं क्या करता, अपनी इमेज को मेंटेन रखने के लिए मैं क्या करता कि मैं एक दूसरा बायर जो है उसको वो प्रॉपर्टी दिला देता और कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन क्रिएट। बहरहाल वो डील भी हो गई थी, हाँ। मुझे याद है। लेकिन मैं वो जो एक हफ्ता गुजरा था ना, मैंने देखा सेलर रोने जैसा हो गया था, बोला यार मेरी गेम आगे पूरी पेमेंट की रुक गई है। बट वो सेलर जो था ना वो भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा कमजोर था। आज तो 50 लाख का भी कोई सौदा होता है ना, तो उसमें अगर कोई 5 लाख का टोकन भी कराता है ना, तो उसके बाद वो 5 लाख के टोकन की वैल्यू सिर्फ 1 वीक की होती है, 3 महीने की नहीं होती। हाँ। ठीक है ना, एक 10% की वैल्यू भी, क्योंकि एक पेमेंट प्लान चलता है पूरा। अब 1 लाख के टोकन पे वो 3 महीने, भाई सबसे पहले तो सेलर को ये सोचना चाहिए ना कि यार मैं 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ 1 लाख के टोकन में बेच रहा हूँ। अगर कोई जैसे अभी रिसेंटली चेंज आया है मार्केट में 6-8 महीने में, जो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी फेज 8 में थी वो 30 करोड़ की हो गई, ऐसा ही 6 मंथ, ऐसे ही हुआ है ना। हाँ। अब इन केस यहाँ पे सेलर भी पंगा कर सकता था। कैसे? अगर वो प्रॉपर्टी उसने 1.5 करोड़ की बेची है 1 लाख के टोकन पे, मार्केट में थोड़ा सा भी चेंज आता है, हाँ। सही है, वो प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ की 2 से 2.25 करोड़ की हो जाती। सेलर पता है क्या करता, बोलता है यार आप मैंने किसी और को बेच दिया, 1 लाख का टोकन है ना, 2 लाख का दे देता हूँ, डबल वापस कर दो। मसला तो यहाँ पे उसके साथ भी आता है। बट ऐसी ट्रांजेक्शन ही नहीं होनी चाहिए मेरे। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी मजेदार चीज़ मेरे जहन में आई है, क्योंकि इस वक्त डिफेंस के अंदर डिफेंस का सबसे बड़ा फेज 8 माना जाता है, बहुत बड़ा फेज है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि ब्रोकर की इतनी स्टडी होनी चाहिए। अगर आप फेज 8 को भी स्टडी करो ना, तो फेज 8 में जैसे ही आप जैसे इमार वाली साइड की तरफ यूं राइट की तरफ जाओगे ना, तो वहां भी समंदर से जितना करीब होगा प्रॉपर्टी की वैल्यू थोड़ी डाउन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत समंदर से करीब है। फिर अगर आप कोलाची की तरफ जाओगे, जो 2 दरिया की तरफ, तो उधर भी एंड के जो साहिल वाली पट्टी है उधर भी डाउन हो जाता है। तो अब ये भी ब्रोकर की बहुत बड़ी स्टडी होनी चाहिए कि किस स्ट्रीट पे वैल्यू ज्यादा है, किस पे कम है, क्या है। मैं ब्रोकर से पूछता हूँ कि ये 3 गली छोड़ के प्लॉट इतना सस्ता क्यों है और ये इतना महंगा, तो अगर ब्रोकर तेज नहीं है ना, जवाब नहीं दे सकता, यानी वो आपको रीजनिंग और वो सारी एविडेंसेस नहीं दे सकता। फिर इसमें ये भी होता है कि प्लॉट एक कुछ चौड़े प्लॉट होते हैं, कुछ ऐसे जो अंदर से गहरे होते हैं, तो ये सब कुछ हाइटेड होते हैं, कुछ लो ग्राउंड पे होते हैं, कुछ की सराउंडिंग अच्छी होती है, कुछ की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से, अब जैसे 1000 गज का प्लॉट यहाँ 20 करोड़ का भी मिल रहा है और 40 करोड़ का भी मिल रहा है। यही बड़ा फर्क। किसी को अगर आप एजुकेट करोगे या किसी भी इन्वेस्टर को आप, तो उसके पीछे आपकी पूरी रीजनिंग होनी चाहिए। मैं यहाँ एक बहुत अहम पॉइंट सारी ऑडियंस के साथ शेयर करूंगा कि दुनिया में जमीनों की रियल वैल्यूएशन निकालने के लिए मार्केट में वैल्यूएशन कंपनीज मौजूद हैं, और वैल्यूएशन कंपनीज वैल्यू करने की फीस भी करोड़ों में लेती है एक जगह की वैल्यू निकालना। तो ये कोई मजाक काम नहीं है जो एक बच्चा ब्रोकर कहता है यार मेरी नजर में तो इतने का है। भाई एक चीज की वैल्यू निकालना, रियल वैल्यू निकालना बहुत अहम बात है, तभी तो क्लाइंट प्राइस दे रहा है। यानी आप क्लाइंट को उसकी रियल वर्थ बताओ कि यार इसकी वर्थ क्या है। और बट मुझे लगता है कि कुछ टाइम में ये चीज़ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब जाहिर सी बात है इस फील्ड में ना पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं, ठीक है ना। पहले तो इस फील्ड में इतना ज़्यादा लोग सोचते नहीं थे, अंदाज़ों में चल रहा होता था ना सारा मामला, और डीलें मतलब कि ऐसे हो जाती थी कि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होती थी, ठीक है। इसी तरह वैल्यूएशन कंपनी भी अब मुझे लगता है कि कोई जो पढ़े लिखे लोग आएंगे तो इस चीज़ को थोड़ा सा ना फॉर्मलाइज करेंगे। एक बड़ा अच्छा पॉइंट जहन में आया, अमेरिका में एक ऐप है जिलो के नाम से। बस आप उस ऐप पे, अभी मैं यहाँ बैठ के अभी आपके सामने ऑडियंस के सामने प्रॉपर्टी डालूंगा ना, यहाँ कराची में बैठ के, उस प्रॉपर्टी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब आ जाएगी। मेरे ख्याल से दुबई में भी ऐसी दुबई रेस्ट, तो उससे भी उसकी पूरी हिस्ट्री निकल आती है। यार पाकिस्तान में क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से होना चाहिए। इससे पाकिस्तान का पाकिस्तान की एक एप्लीकेशन है ज़मीन.com। हाँ, मैं उसी पे लोग थोड़ा सा ना अपनी वैल्यूएशन निकाल लेते हैं कि यार ये एक एरिया सेलेक्ट करते हैं, उस पे एक फ्लैट 2 करोड़ का भी आ रहा है, 2.10 का भी आ रहा है, 2.30 का भी आ रहा है। यहाँ पे फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, बट होना चाहिए, क्योंकि इस पे यार अब ये मार्केट भी बढ़ रही है। मैं देख रहा हूँ कि प्राइवेट कंपनीज भी कोई प्राइवेट कंपनी अगर ये काम कर ले, भाई अगर ये ऐसी कोई ऐप बना ले, अब इतना AI टेक्नोलॉजी ये सब चीजें, तो उससे भी बहुत कुछ हेल्प मिल सकती है। फिर मैंने एक चीज और देखी कि अभी जो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट बढ़ने की मुझे जो एक बड़ी वजह लगी है कि मिडिल ईस्ट के टेंशन की वजह से भी यहाँ बहुत अट्रैक्शन आ रही है। आप देखो ना कि मई 2026 1947 के बाद से लेके पहला ऐसा महीना इंडिविजुअल जिसमें हाईएस्ट नंबर $4 बिलियन ऊपर की रेमिटेंस आई है, कुछ 4.3 समथिंग। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ भी अब प्रॉपर्टी मार्केट में और लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो रेमिटेंसेज आ रही है, तो मेजर स्टॉक तो मार्केट एक लेवल से ऊपर नहीं गई है जो हमने अभी रिसेंटली देखा है। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी मार्केट में भी बाहर से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जिन्होंने पैसा रखा हुआ था ना अपने पास, उन्होंने भी अब थोड़ा सा करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो हालात देखे ना रीजन के हालात, तो उसने लोगों को ये एटलीस्ट पता चल गया कि पाकिस्तान मतलब कि अपना मुल्क है और अपना मुल्क है, क्योंकि इस तरह कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं
जो लोगों को जिससे झटका ये लगा है कि एटलीस्ट अपने मुल्क में बैठ के इन्वेस्टमेंट कर लो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इतने लोग मिडिल ईस्ट में काम करते थे, तो बोला मिडिल ईस्ट में उनका एक रूल होता था कि जैसे ही उनके पहली या दूसरी को सैलरी गिरती थी ना, अकाउंट खाली करके सीधा अपने मुल्क पैसे भेज देते थे। बोला भाई हम बैंक में भी पैसे नहीं रख सकते, क्योंकि एक थोड़ा सा उनके ट्रस्ट फैक्टर होता था कि वहाँ बादशाहत है, डेमोक्रेसी नहीं है, तो कभी भी कोई भी नया कानून आए और वो आपको मानना पड़ेगा। एटलीस्ट यहाँ पर ये इस चीज़ की श्योरिटी है, इतना मुल्क है, आप यहाँ के सिटीजन हो, तो यहाँ ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है और मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी मार्केट को भी बेनिफिट देगा। ऐसे ही। अच्छा, अब मेरा एक सवाल यहाँ, एक बहुत ज़बरदस्त सवाल ये है, देखो एक आम आदमी के पास स्टॉक मार्केट का भी ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए, एक आम आदमी के पास फिक्स इनकम का म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन है, और एक आम आदमी के पास प्रॉपर्टी मार्केट का भी ऑप्शन है। तो अब वो प्रॉपर्टी मार्केट को ही क्यों सेलेक्ट करे, इसके पीछे क्या दलील है? एक काउंटर करूं? हाँ, आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, लेट्स सपोज, हाँ, आप क्या करोगे? म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में भी, जैसे अगर कोई अच्छे शेयर्स आप लेते हो, या स्टॉक मार्केट में आपके पास अगर बर्दाश्त करने की ताकत है, ये मैं आपको वैसे रियल बता दूं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो एवरेज रिटर्न है ना, वो प्रॉपर्टी मार्केट से ऊपर है। इस पर बाकायदा वीडियोस मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन हाँ, उसके लिए हर बंदा इंतजार नहीं कर सकता। हाँ। यार ह्यूमन बिहेवियर, जरा मार्केट हिलती है और बंदा बेच के भाग जाता है। तो एक आम आदमी जो नया बिगनर होता है वो उसमें नॉर्मली लुट जाता है, क्योंकि उसकी नर्व्स स्ट्रांग नहीं है, ये है। और प्रॉपर्टी मार्केट का इशू ये है कि उसमें ऐसी लिक्विडिटी होती नहीं कि एक बटन दबा के बेचा जाए, बल्कि प्रॉपर्टी मार्केट में मैंने अक्सर देखा है कि इतना जल्दी लोग कम दामों पे छोड़ते नहीं है। वहाँ एक बार बंदे ने ले लिया तो पार्क करके हट गया, ये चीज है। अब आप बताएं इसमें। और प्रॉपर्टी से एक तो सबर आ जाता है इंसान के अंदर, हाँ, ठीक है, और एक स्टेबल चीज है ना प्रॉपर्टी, लेट्स सपोज एक रियल चीज है, रियल चीज सामने है भाई। अभी जो जंग के हालात हुए रीजन में, मामलात हुए, तो आपने स्टॉक की मूवमेंट देखी कैसी हुई है, क्रिप्टो की मूवमेंट देखी कैसी हुई, अमेरिकन स्टॉक्स, पाकिस्तान स्टॉक्स, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। रोज एक बंदा मिल रहा है मुझे 2 दिन पहले, इतना खुश है यार आज मार्केट पे से, 2 दिन बाद मिल रहा है अजीब सा उसका चेहरा डिप्रेस हुआ हुआ। तो अब ये जो रोज की मूवमेंट है ना, वो इंसान को है ना डिस्ट्रैक्ट ही रखती है हमेशा। बिल्कुल, तो यही मेन काम पे उसका फोकस ही नहीं रहने देती। पहली बात तो ये, मैंने लाइफ में जितने भी बिलियनियर्स देखे हैं, वो सबसे पहले पता है कहाँ पैसा पार करते हैं, प्रॉपर्टी में। अच्छा, अभी मैंने आपसे 10 करोड़ की बात क्यों की है? अगर आपके पास 10 करोड़ पड़े हो तो आप क्या करोगे? आपने कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टी का ही ज़हन में आएगा, यार मैं कोई प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। बट हमेशा आप सोचना कि अगर आपके पास बड़ा पैसा होगा ना, बड़ा अमाउंट होगा, तो आप कभी भी स्टॉक में, गोल्ड में, क्रिप्टो में नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं है ना रिस्क लेने की भाई। आपको लेट्स सपोज जंग हुई, हमारे ये रीजन में पूरी जंग हुई, लोगों ने स्टॉक मार्केट में, जिसने लेवरेज में माल लिया हुआ था उन्होंने बेचा, रातों रात फ्लश हुए। जिन्होंने डिलीवरी ली थी उन्होंने भी अपना कैश आउट किया। क्यों किया? क्योंकि उनको पता था और मार्केट नीचे जाएगी। बट जिन्होंने प्रॉपर्टी ली, उनका रेंटल आ रहा है, रिलैक्स बैठे हुए। भाई ऐसा तो नहीं हुआ ना कि जंग भाई तो आपका रेंट अगर 1 लाख रुपये आ रहा है तो 50,000 रुपये अगले महीने से शुरू हो गया ना। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि आप कैसे कंपेयर करते हो मिडिल ईस्ट की प्रॉपर्टी को और पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को? मिडिल ईस्ट की मार्केट में क्या है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ी एक चीज़ है ना, जिसमें लेट्स सपोज कोई स्कैम नहीं हो सकता कि आपकी फ़ाइल डुप्लीकेट है, आपकी ज़मीन इलीगल है। यहाँ पे भी अगर इसको फॉर्मलाइज किया जाए, लीगलाइज किया जाए, बहुत सी चीज़ों को प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जाए तो बहुत बड़ी मार्केट है। सिर्फ प्रॉपर्टी मार्केट को ही उठा देना तो पाकिस्तान उड़ जाए। वही जो है किस वजह से चल रहा है? 2 वजह से चल रहा है। वहाँ पे एक तो लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, सेफ जोन की वजह से। सेकंड, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है। और टूरिस्ट और प्रॉपर्टी, ये 2 चीज़ें उठाई ना। अब 4-5 साल से दुबई जो उठा है, उसमें सबसे ज़्यादा आप सोशल मीडिया में देखो दुबई प्रॉपर्टी, हर बंदा दुबई प्रॉपर्टी बेच रहा है। हाँ। और वहाँ पे आपने चेंजिंग भी देखी होगी, अगर आप 3-4 साल में आपने विजिट किए होंगे तो वो दुबई को देखा होगा कितना चेंज हुआ है दुबई। तो किस मार्केट ने होता है? प्रॉपर्टी मार्केट में होता है। हाँ। अच्छा, कंपेयर की जहाँ तक बात, और दुबई तो एक बहुत आइडियल डेस्टिनेशन है, मैं इस बात को मानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहाँ तक कंपेयर की बात है ना, कंपेयर करने में देखें दुबई मार्केट में सबसे मेन चीज़ है रेरा। मैं अगर प्रॉपर्टी दुबई में काम करूँ, मेरे पास रेरा नहीं है तो मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता आपकी। वही ब्रोकर करा सकता है जिसने रेरा सर्टिफिकेट लिया होता है, पूरा पढ़ा होता है, लाइसेंस से, हाँ। एक चीज़ का पता होता है कि भाई इस चीज़ की वजह से क्या क्या मसले हो सकते हैं। लॉकअप भी हो सकता है बंदा, कोई एक चीज मिस कर दी, किसी ब्रोकर से कोई गलती हो गई, लॉ है ना, वही तो लॉ में यानी सबके राइट्स प्रोटेक्टेड है वहाँ। अच्छा, एक बड़ा मसला है, आप देख रहे हैं यहाँ डिफेंस वाली साइड में फेज 8 में इमार और ये सब, एक इसमें कुछ ऐसे थे प्रोजेक्ट्स भी हैं, एक फ्लैट 25-25 करोड़ 20-20 करोड़ का है 4 बेड का। तो यार यहाँ 25 करोड़ लगाना बेहतर है या मैं बहादुराबाद, गुलशन, शहीद मिल्लत उस साइड पे 3-3, 4-4 करोड़ के 5, 6, 8 बुक कर लूँ? तो आप क्या कहते हो? आप अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस दोगे इस केस में?
25 करोड़ पड़े तो फिर मैं इनको यही कहूँगा कि आप शेयर के बीच में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड करें। हाँ। रीज़न ये है कि वही वाली बात है कि इतना बड़ा टिकट उस वो भी फ्लैट में हाँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल होता है बिल्कुल। लिखता सब है यहाँ ये पे इसके लिए आपको एक बड़ा बायर चाहिए भाई, हाँ। बहुत बड़ा बायर चाहिए। बराबर चाहिए, उसके लिए थोड़ा चैलेंज हो जाता है क्योंकि लेट्स सपोज उसको अर्जेंट जरूरत पड़ जाए, लेट्स सपोज एक बंदा 25 करोड़ लेके बैठा हुआ है और पीछे उसके पास 100 करोड़ पड़ा हुआ है, तो उसमें बोलूंगा भाई आप एक इमारत में एक अच्छा फ्लैट लो हाँ, और अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय करो। मैं एक कस्टमर हूँ, मैं डेवलपर से डायरेक्ट माल खरीदूं या ब्रोकर के थ्रू और कंसल्टेंट के थ्रू? हमसे ये इसका रीजन ये नहीं कि मैं अगर मेरी ब्रोकरी की फील्ड है, मेरी रियल एस्टेट की फील्ड है, तो मैं इसलिए वो कह रहा हूँ। मैं खुद भी है ना किसी ब्रोकर से माल लेता हूँ, अपनी मिसाल में देखा आपको, मैं हाँ। खुद भी किसी कंसल्टेंट से लेता हूँ, उससे मशवरा करता हूँ, फिर बाद जाके उसको कमीशन देता हूँ। हालांकि मेरा काम क्या है, मैं खुद रियल एस्टेट हूँ, बट मेरी जाहिर सी बात है पहुंच इसकी 33 में नहीं है, मेरी पहुंच एयरपोर्ट की जगह पे नहीं है, मेरी पहुंच गुलशन में नहीं है, तो मुझे कोई चीज चाहिए होती है तो मैं कंसल्टेंट को करता हूँ, डायरेक्ट बिल्डर के पास जाके नहीं बैठूंगा। और फिर कहते हैं जिसने जो टाइम लगाया उसके उस टाइम की कीमत है। एग्जैक्टली। और दूसरा इसका सवाल ये आता है कि भाई बिल्डर से लेने में फायदा होता है, हमें चीज सस्ती मिल जाती है, हमें ग्रुप रियल्टर को कमीशन नहीं देना पड़ता। यार आप 2-3 लाख में बचा रहे होते हो, सिर्फ 2-3 लाख रुपए। आप देखो चीज कितने की ले रहे हो, आप 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ की चीज ले रहे हो। अक्सर आपके साथ कभी कभी कितने लोगों के साथ मिसहैप होते हैं कि एक बंदे की जॉब चल रही है, 6-8 लाख रुपये कमा रहे हैं, वो अचानक से जॉब चले जाती है। अब वो बंदा कहता है बिल्डर के पास जाके कहेगा कि यार मैं पेमेंट, आपको पता है बिल्डर है, उसका रिकवरी वाला ये नहीं देखेगा कि आपकी जॉब चलेगी, कुछ भी नहीं सुनेगा, मैं सुनूंगा, मैं उसको क्या करूँ। और मैंने ऐसा किया है लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ मिसहैप हुए, उन्होंने कहा कि मैं पेमेंट नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ वे आउट निकालो। मैंने क्या किया, हमारी बिल्डर के साथ अच्छी होती है क्योंकि हम उनका सेल करते हैं ना, मतलब कि वही मैं कहने वाला था कि आपके पास एक वक्त में आपने पूरा फ्लोर बुक कराया है, हाँ तो बिल्डर आप पे कुछ हद तक डिपेंडेंट भी है, आपकी बात मानेगा वो, हाँ उस इंडिविजुअल कस्टमर की बात नहीं मानेगा। हाँ तो कई बार बिल्डर को आपको भी ब्रोकर को रखने का फायदा है। फायदा है ना। अब बिल्डर को पता है कि लेट सपोज अगर उसने मेरे इस क्लाइंट को हेल्प नहीं किया, उसको लेवरेज नहीं दिया, तो अगली दफा मैं सोचूंगा उसकी चीज बेचने के लिए। सबसे मेन चीज कि जो रियल्टर होता है ना, उसको बिल्डर की हिस्ट्री, बिल्डर की कंस्ट्रक्शन, बिल्डर के मामला, भाई मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज दिख तो रही बहुत अच्छी, पीछे की स्टोरी ऐसी होती है जो एक रियल्टर, अच्छे रियल्टर को पता होती है, क्योंकि वो उस फील्ड में बैठता है, उसका काम है ये। हाँ, मैं कहूँगा उसका काम है, रियल्टर का एक काम है। एक ऐसा हुआ था हमारे साथ केस, एक बिल्डर भाग गए, तो ये बेसिकली ये बहरिया में हुआ था। बहरिया में ऐसे तो बहुत केस हुए, बट एक बिल्डर भाग गया और वो जिन्होंने चीज ली भी थी, अच्छा वो क्या हुआ था, वो मेरे दोस्त के दोस्त ने बेची हुई थी प्रॉपर्टी, तो वो केस आया था ना, तो उसमें हुआ क्या कि वो जो कस्टमर था उसने उसके रियल्टर पर केस कर दिया। ओह, क्योंकि कस्टमर थोड़ा सा सॉलिड था, हाई लेवल का बंदा था, तो उसने केस कर दिया। वो बंदा उस पर एफआईआर कर गई और वो बंदे ने अपने पास से पेमेंट देके 1.5 साल में क्लियर किया। इतनी बड़ी जॉब है, अच्छा बिल्डर चूज करना, अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करवाना। हालांकि बहरिया में कितने लोगों ने ऐसे किया, आपने ऐसा केस नहीं सुना होगा जो मैंने भी आपको सुना है, तो ऐसे कितने केस हुए हैं। अच्छा अब एक बड़ी प्रैक्टिकल बात, अच्छा जो बात हम कर रहे हैं रियल लाइफ टॉक्स, देखिए हर चीज की एक मार्केट है और मार्केट के नॉर्म्स को सबको फॉलो करना है। अगर मार्केट में रहना है तो सब फॉलो करते हैं। अब देखिए जो नया प्रोजेक्ट होता है, जैसे एक बिल्डर ने लॉन्च किया, तो उसको डेफिनेटली ब्रोकर्स की जरूरत होती है, इतनी सारी इन्वेंटरी है उसको बेचनी है, तो वो कई बार डेवलपर 5%, जैसे दुबई वगैरह में कहीं 5% की ऑफर करता है, कहीं 3% की ऑफर करता है, किसको, जो ब्रोकर है उधर से। तो अब क्लाइंट तो अब ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में आ गई है और मार्केट में कंपटीशन, इतने सारे ब्रोकर्स हैं, तो कुछ ब्रोकर्स क्या करते हैं, वो किक बैक देते हैं, वो क्लाइंट को बोलते हैं यार आप यहाँ से बुक करा लो, वो जो 5% मुझे मिलेगा उसमें से 2.5% या 3% आप ले लेना। आप क्या कहते हो, किक बैक अच्छी चीज है? अनएथिकल, बहुत अनएथिकल है। इसको तो बिल्कुल इनकरेज नहीं करना चाहिए। जो कस्टमर होता है ना, उसको एक रियल्टर की जर्नी का पता नहीं होता। उस बंदे, कितने लोग ऐसे हैं जिनका काम नहीं चल रहा होता है, जो एफर्ट कर रहे होते हैं, बट नसीब की भी बात होती है ना, कुछ लोगों की डील्स नहीं हो रही होती, तो वो ये चैलेंज नहीं लेते, वो ये इस पे अपने कमीशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो कस्टमर इस तरह की चीज करके किसी का हक मारते हैं, और ब्रोकर्स ये कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल अनएथिकल। मैं तो इसको इनकरेज नहीं करता। और देखिए ये बंदा वही करेगा जो डिसिप्लिन नहीं है। हाँ, मैं इस चीज को इस तरह भी देखता हूँ कि कोई बंदा अपने कस्टमर को अपने कमीशन से फेवर दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, या दोस्तों में तो चलो चलता ही है, एक फैक्टर ये भी आता है, चलो आपका दोस्त है, आपसे प्रॉपर्टी दे रहा है तो आप इसको एक फेवर दे देते हैं,
और यार आप एक मार्केट में बैठे हो, प्रॉपर एक प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो प्रॉपर, और एक प्रोफेशनल ऑफिस लेके बैठे हो और आप यहाँ पे ये कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, आप किसी और का हक मार रहे हो। एक चीज़ मैंने बचपन से देखी है और ये बड़ा मसला है, बेचारे ब्रोकर्स बहुत इस पर रोते हैं। यानी मैंने बेचारों को देखा है कि एक ब्रोकर ने एक पार्टी को प्लॉट दिखाने या घर दिखाने ले गया, पार्टी ने अगले दिन जाके इसको ब्रोकर को साइट पे किया, डायरेक्ट हो गए, या फिर कोई आर्टिफिशियल अपने खानदान के अंदर से ही ब्रोकर जनरेट किया, अब यार ये ब्रोकर है, और गेम डायरेक्ट कर दी ब्रोकरी बचाने के लिए। यार इसके ऊपर मेरे ख्याल से लॉ होना चाहिए। और मैंने देखा इस पे कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, फिर जिरगा बैठता है और बड़े। आप क्या कहते हो, आपके लाइफ में इससे रिलेटेड क्या चीज़ है ऐसी कोई? हुआ है स्टार्ट में, जब कैरियर स्टार्ट किया था ना इसमें, तो जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा पता नहीं था कि इस तरह की दो नंबियाँ भी होती हैं मार्केट के अंदर, मतलब कि ऐसे भी लोग करते हैं। उसमें कुछ ब्रोकर्स भी करते हैं ऐसा, ब्रोकर्स भी डायरेक्ट हो जाते हैं ना, लेट्स सपोज इनडायरेक्ट वे में भी काम होता है ना। एक चीज़ में, एक प्रॉपर्टी मेरे पास है, एक दूसरे ब्रोकर के पास क्लाइंट है, तो वो क्या करते हैं, मेरी प्रॉपर्टी से डायरेक्ट हो जाता है, ऐसा ब्रोकर्स भी करते थे। तो इसको रोकने के लिए ये है कि आपको है ना बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, ठीक है, और आपका एक टीम वर्क ऐसा होना चाहिए जिसमें हर चीज़ पे नज़र हो। लॉ पास होना, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी कोई ऐसा लॉ पास होगा। अगर लॉ पास भी हो गया तो उसको भी हर बंदा फॉलो नहीं करेगा इतना जल्दी। तो उसके लिए तो मेन चीज़ यही है कि अपना एथिकली बंदा काम करे, प्रोफेशनली काम करे, डॉक्यूमेंट साइन कराए। हमने अपने ऑफिस में क्या रूल बनाया हुआ है कि कोई ब्रोकर, कोई क्लाइंट हमारे पास आता है ना, तो हम एक पेपर उससे साइन करवाते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी, जो सारे कंसर्न उसके होते हैं ना, और हम उसको बाउंड करते हैं कि आप जो प्रॉपर्टी हम दिखाएंगे वो फिर आप किसी और से नहीं लोगे। तो कहीं ना कहीं अगर वो बंदा सही होता है, प्रोफेशनल होता है, तो उसकी नीयत वहीं पर पता चल जाती है, वो साइन बिल्कुल सही है, एक्सेलेंट। अदरवाइज वो नहीं करता साइन, और जब वो साइन नहीं करता तो हम उसको ये नहीं करते कि हम नहीं दिखाते, हम उस पर नजर रखते हैं, अलर्ट बहुत हो जाते हैं। समझ गए कि यार ये यानी बंदा आप थोड़ा देख लेते हो कि अब ये पार्टी बंदा आगे थोड़ा सा है ना ऐसा है जिसने साइन। अच्छा, यहाँ पर मेरे जहन में अभी एक अभी बातें करते करते एक बात आई कि देखो, एक तरफ तो ये क्लाइंट्स की तरफ से बेईमानी है, एक तरफ मैंने देखा है ऐसे ब्रोकर्स भी होते हैं जो क्या होता है बताओ, एक प्लॉट 8 करोड़ का बिक रहा है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, वो अंदर ही अंदर उसको 10 करोड़ का कर देते हैं, असल ओनर को छुपा देंगे पीछे। 8 करोड़ का प्लॉट था और अंदर ही अंदर घुमा के आपसे एक और बंदे से मीटिंग करा के 10 करोड़ में जैसे ही डील हुई तो वहां से 8 में खरीद के इसको 10 में पहना दिया, 2 करोड़ का टॉप मार दिया। ये हो रहा है मार्केट में। हाँ, ये हो रहा है। हाँ, बट ये देखा जाए तो ये ऐसे ब्रोकर्स की वजह से ना हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। एक्सेलेंट, ठीक है। ऐसे जो ब्रोकर काम कर रहे होते हैं ना, जो रोड ब्रोकर्स होते हैं, जो कि वन टाइम काम करने की कोशिश करते हैं, एक ही दफा में अच्छा, ये चीजें छुट्टी नहीं है, अल्टीमेटली ये आ जाती है सामने। और जाहिर सी बात है, अगर आप एक अनएथिकल वे में काम करते हो, देखो ये शरई तौर पे भी ये चीज सही नहीं है, गलत है, टोकन पे घुमाना प्रॉपर्टी, इसको ये कहते हैं। लेट्स सपोज आपकी एक प्रॉपर्टी है, आपने मुझे नहीं बोला यार मेरी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, भाई मुझे 10 दिला दे, बाकी आप कुछ भी रख लो जी, ये भी आप 12 में बेच दो। तो देखा जाए तो क्या होगा, आपने उसको खुली छूट दे दी, उसने अगले बंदे के साथ नाइंसाफी कर दी ना। हमारे साथ तो कभी कभी ऐसा हुआ कि हमें कमीशन भी नहीं मिला, पर हमने बोला यार अल्लाह ताला नेक्स्ट डील में या नेक्स्ट उसमें कर देगा। और मैंने स्टार्ट, मेरे साथ बहुत हुआ ऐसा। अच्छा, मैं देखता हूँ आपकी ट्रैवलिंग बहुत है, तो पर्सनल लाइफ में इतनी ट्रैवलिंग के पीछे क्या राज है? असल में जो ट्रैवलिंग होती है ना, वो सोशल मीडिया पे आ जाती है, बट इसके पीछे जो जर्नी है ना, जो हमारा जो काम है, प्रॉपर्टी का काम है, वो उसमें छुट्टी नहीं है कोई, वो हमारा दिन रात का काम है। अगर लेट्स वो कोई इंटरनेशनल बायर है तो अमेरिकन टाइम से कॉल करता है, कैनेडियन टाइम से कॉल करता है, तो हमारा क्या होता है कि हमें एक इस पर वो चाहिए होता है, मी टाइम चाहिए होता है, एक ब्रेक चाहिए होता है। अब वो ब्रेक या तो साल में 2 दफ़ा मिलता है, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि महीने में 2 दफ़ा मिल जाए। ज़्यादा ट्रैवल इस तरह भी हो जाता है, क्योंकि जब जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा काम होता है ना, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं थोड़ा ट्रैवल पे निकल जाऊँ, ताकि अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, क्योंकि कराची में तो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। और जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं सोशल मीडिया में सब कुछ डालता हूँ, तो इस वजह से लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। अच्छा, मैं ये भी चाहता हूँ कि यार मेरे काफ़ी लोगों ने, मैं जानता भी हूँ ये बात कि आपका एक जर्नी भी है, यानी बहुत ग्रास रूट लेवल से उठकर एक बंदा यहाँ तक पहुँचा कि एडवाइजर एसोसिएट खुल गई। तो ये जर्नी कैसा था, क्या था इसमें, कोई ऐसा लेसन, ये कोई लाइफ की हार्डेस्ट ट्रेड यानी जिसमें आप हिल गए हो? हाँ, जर्नी तो मेरी बहुत बड़ी है, इसमें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट इसमें एक मैं केस सुनाता हूँ, एक स्टोरी है जो मोटिवेशन भी है ना, इसमें मॉरल भी है। हमारी हार्डेस्ट डील बताता हूँ मैं। हमने एक प्रॉपर्टी, हमारी सेल्स टीम ने कॉल की और वो कॉल जज ने उठाई, ठीक है, और हम एक प्रोजेक्ट की मार्केटिंग कर रहे थे, तो वो कॉल जज ने उठाई और जज ने बोला आप मुझसे मिलने आ जाओ। तो नॉर्मली हम नहीं जाते मिलने, हम तो जाहिर सी बात है क्लाइंट आता है, हम उसको प्रॉपर्टी दिखाते हैं। पहले तो उसने सेल्स टीम ने मुझे बोला सर वो आपको बुला रहे हैं, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, रियल एस्टेट के ओनर से मिलना चाह रहे हैं, हमसे डील नहीं होगी वो। तो पहले तो मैंने बोला यार मैं कैसे जाऊँ, मतलब कि अब जाना पड़ेगा। फिर मैं थोड़ा सा हिम्मत करके मैं चले ही गया, कोर्ट चले गए हम।
कोर्ट में उन्होंने हमें बुलाया बैठाया, पूरी प्रॉपर्टी समझी, और मुझे उन्होंने क्या कहा कि आप जो बोलोगे मैं वो ले लूँगा। मतलब कि उन्होंने पूरी जिम्मेदारी मेरे पे डाल दी। ओहो, तो मेरा काम जाहिर सी बात है और बढ़ गया और मेरी टेंशन भी बढ़ गई, क्योंकि मैंने बोला अगर कोई ऊपर नीचे हो जाए तो मैं गया। तो उसमें नेक्स्ट क्या हुआ कि मैंने उनको बताया कि सर ये प्रॉपर्टी ले लें, तो वो प्रॉपर्टी ले सपोज 5.5 करोड़ की थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे ना एक काम करो, इस बिल्डर से मिलवा दो। पहले उन्होंने मुझसे मिले, फिर उन्होंने बोला कि ये प्रॉपर्टी आप एक काम करो, आप बिल्डर को भी ले आओ। तो एक तो होता है कि जैसा मेरे साथ चल रहे थे मैं ले जाता, उनको अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाता, बट उन्होंने क्या बोला बिल्डर को ले आओ। तो हुआ ये कि बिल्डर के पास रिक्वेस्ट की, बिल्डर ने बोला यार मुझे कहाँ फंसा दिया ये वो, पर बिल्डर अच्छा था, बहुत सॉलिड था, प्रोजेक्ट बना रहा था। फिर समहाउ मैंने बिल्डर को कन्विंस किया, मैंने कहा सर ये जज साहब हम कुछ कर नहीं सकते, अब देनी ही पड़ेगी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्डर इतना अच्छा आदमी था, वो हमारे साथ चला और बिल्डर से उन्होंने प्रॉपर्टी उस रेट पे मांगी जो बड़ा मुश्किल था ना, देखा जाए तो 5.5 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने 4.5 करोड़ मांगी। बट जज साहब बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत लेजिट थे, बोले थे सारी पेमेंट मैं टाइम पे करूंगा। कोई वो कहते ना आज एक कॉन्सेप्ट लोगों को बना होता है कि मुश्किल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट उनका स्टार्ट में क्या था कि उन्होंने हर चीज़ देखनी थी, उनको मुझे भी देखना था, बिल्डर को भी देखना था। अब यहाँ पे एक स्टोरी क्रिएट होती है, एक मॉरल आता है, खुदा ना खास्ता हम कोई गलत चीज़ बेच रहे होते, हाँ, वो सेल्स टीम की कॉल जज को चले गई, हाँ, वो जज ने हमें बुला लिया, हम किसी गलत बंदे का प्रोजेक्ट बेच रहे होते, एकदम आप पकड़े जाओगे, तो हम पकड़े जाते और हाईलाइट हो जाते। वो जज साहब तो हमें हमारे ही आवाज़ लगा देता ना मार्केट में, हाँ, क्योंकि वो जज भी वो था जो काफ़ी बिल्डर्स के केस उनके पास आए हुए थे, सही, और वो ये बता रहे थे हमें कि भाई मेरे पास तो हर आए दिन केस आ रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, उस जज के सामने भी हमारी एक वैल्यू रह गई, हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उस जज ने हमें बड़ा अच्छा ट्रीट किया उसके बाद। तो ये एक हार्डेस्ट डील थी, बाकी जर्नी तो बहुत लंबी है, बहुत बड़े ऑब्स्टिकल देखे, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज पहुंचा दिएगा अच्छी जगह पे। भाई फिर तो आपसे प्रॉपर्टी लेनी होगी यार, ये तो मेरा सवाल था कि आप मुझे बताओ कि आप किससे प्रॉपर्टी लोगे? आप मुझसे लोगे? किकबैक दे देना।